हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर साइंस या विज्ञान में मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा रही थी। आज मैं उसी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो के एंड जब आप वीडियो देख चुकेंगे तो वीडियो को देखने के बाद मुझे सबके खूब सारे लाइक और कमेंट्स चाहिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61 से आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको 60 जो है क्वेश्चंस करा दिए थे। तो चलिए, पहला है बल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बल होता क्या है। बल एक धक्का या खिंचाव है, यानी हम जो भी किसी चीज़ पर धक्का लगाते हैं या ताकत लगाते हैं या उसका खिंचाव या उसे खींचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। ठीक है, बल एक ऐसा धक्का या खिंचाव होता है जो एक वस्तु को दूसरे पर आरोपित करती है। ठीक है, अगला है प्रश्न, दोलन गति किसे कहते हैं। तो दोलन गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे दोलन गति कहा जाता है। ये आपके कल के भी क्वेश्चंस में आया था कि दोलन गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मान लो ऐसे कोई वस्तु आपकी टंगी हुई है तो उसके मध्य की जो आपकी वस्तु है, कोई वस्तु है, वो अपनी मध्य स्थिति के क्या करती है, दोनों ओर गति करती है, इधर भी जाती है और इधर भी जाती है। ठीक है, यानी अपनी क्या होता है, मध्य स्थिति से दोनों ओर गति करती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। ये आपका जैसे कि उदाहरण में जो घड़ी का पेंडुलम होता है, तो देखा होगा आपने, जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाता है वो रिंग टोन के साथ बजने लगता है, यानी उसमें रिंग टोन जो होती है बजने लगती है और ये पेंडुलम जो होता है दोनों तरफ घूमने लगता है। ठीक है, या आपने झूला झूलते हुए बच्चों को देखा होगा या आपने खुद झूला झूला होगा तो देखा होगा, जो आपके पेड़ों पर जो आप रस्सी डालकर झूला झूलते हैं तो झूला इधर जाता है एक बार और एक बार पीछे जाता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है, यानी अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे जो जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे झूलते हुए झूले में कोई लड़की, या आप ये भी कह सकते हैं घड़ी का पेंडुलम। ठीक है, तो दोलन गति किसे कहते हैं। दोलन गति क्या होता है, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, किस स्थिति के, मध्य स्थिति के, ठीक है, दोनों ओर गति करती है तो उसे दोलन गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो लोहे के भारी सामान को मजबूत पटरा लगाकर ऊपर चढ़ाने में कर सकते हैं, मकानों में सीढ़ी के रूप में कर सकते हैं और पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कों के रूप में कर सकते हैं। यानी दैनिक जीवन में हम झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह कैसे उपयोग कर सकते हैं, लोहे के भारी सामान को मजबूत पटरा लगाकर ऊपर चढ़ाने में, या मकानों में सीढ़ी के रूप में कर सकते हैं और पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कों के रूप में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चाल से क्या तात्पर्य है। तो चाल से क्या तात्पर्य है, किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। क्या होता है, किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी बल के द्वारा एक एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है वो क्या होता है, चाल कहलाती है। अगला है, किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। तो किसी गतिमान, जो यानी गतिमान मतलब जो चल रही वस्तु होती है, ये जो वस्तु स्थिर नहीं होती है, एक गति कर रही होती है, उस वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। तो उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन हम बल लगाकर लाते हैं। ठीक है, बल या धक्का या खिंचाव के द्वारा लाते हैं। तो बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बल के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता है बल के 5 प्रकार होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। बल के कितने प्रकार होते हैं, बल के 5 प्रकार होते हैं। पेशीय बल, पेशीय बल क्या होता है, जिसके द्वारा हम अपनी मांसपेशियों, जब हम किसी पर बल लगाते, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं या धक्का या खिंचाव लगाते हैं, तो जो जिससे हमारी मांसपेशियाँ खिंचती हैं, जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने पर कौन सा बल लगता है, पेशीय बल लगता है। गुरुत्वीय बल,
चुंबकीय बल, पृथ्वी का अपनी ओर किसी वस्तु का खींचना क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है। जैसे आप किसी वस्तु को आप छत पर जाकर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो क्या करता है? पृथ्वी अपनी ओर उसको खींच लेती है। वो चीज़ चाहे तो उड़ भी सकती लेकिन नहीं, क्योंकि उसके अंदर गुरुत्वीय बल लगा होता है। पृथ्वी क्या करती है? गुरुत्वीय बल के द्वारा अपनी ओर उसे खिंचाव, अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। दूसरा होता है चुंबकीय बल। जैसे चुंबक क्या करता है? लोहे की छड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है या अपनी ओर घसीटता है या खींचता है। घर्षण बल, घर्षण बल के बारे में मैंने आपको कल बताया। जैसे कि आप चलते हैं रोड पर तो क्या होता है? तो रोड पर चलने पर जो बल या जो दो समतल बलों दो समतल जो है आपके, जैसे कि आप चलते हैं रोड पर तो क्या होता है? ऐसे लगता है कि जो रोड को पीछे की ओर क्या करते हैं? धक्का लगाते हैं। विद्युतीय बल, विद्युतीय बल के बारे में आपने जाना था कि विद्युतीय बल क्या होता है। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? बल 5 प्रकार के होते हैं। पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और विद्युतीय बल। इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी क्लासेस देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगला है, देखिए विद्युतीय बल किसे कहते हैं? जब बल दो वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है उसे हम विद्युतीय बल कहते हैं। और जो कार्य करता है किसके कारण? विद्युत धारा के कारण। ठीक है, वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है और कार्य भी करता है उसे हम विद्युतीय बल कहते हैं। ठीक है, तो ये बल जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट। बल और गति, जैसे दोलन गति, आवृत्ति गति, ठीक है, और घूर्णन गति, ये सब बल और आपका जो गति वाला चैप्टर है और सजीव निर्जीव वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यही आपको नंबर दिलाएंगे साइंस में। क्योंकि थोड़ा पौधों वाला चैप्टर, जिसमें आपका पौधों का जो जनन वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा टफ है, लेकिन आप उस मेरी वीडियो में जाकर देखिएगा, वहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बल और गति, ये इससे बहुत प्रश्न आते हैं, कम से कम 3-4 प्रश्न आएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, पदार्थों की विलेयता से क्या आशय है? तो जो पदार्थ पानी में अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात वे पानी में घुल जाते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह पदार्थों की विलेयता है। विलय मतलब होता है कि घुल जाना। ठीक है, अच्छी तरीके से कोई भी पदार्थ जब पानी में घुल जाता है तो उसे हम पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ पानी में अदृश्य होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, कब? घुलने के बाद। ठीक है, जो पदार्थ हमें पानी में घुलने के बाद दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पदार्थों के पृथक्कता की आवश्यक विधियों के नाम बताओ। तो पदार्थों के पृथक्कता की आवश्यक विधि, पृथक करना यानी कि अलग अलग करने की आवश्यक विधियां कौन कौन सी है? तो बीनना, जैसे कि आप देखते होंगे, ये तो आम तौर पर आप देखते हैं घर पे मम्मी लोग चावल चुनती हैं तो उसे क्या करती है? कंकड़ को बीन बीन कर अलग करती हैं। ठीक है, चालना, आप छन्नी से, जैसे कि आप आटा छानते हो, ठीक है, छलनी से, तो क्या होता है? जो जो रूसी वगैरह रह जाती, जो भूसी वगैरह रह जाती हैं उसे, और आपका आटा जो जो अच्छा आटा होता है वो नीचे गिर जाता है, तो इसे हम चालना कहते हैं। छानना, जैसे कि आप चाय पत्ती और चाय को छानते हैं, ठीक है, तो चाय को जब छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय आपकी अलग हो जाती है। वाष्पन, वाष्पन के द्वारा क्या होता है? वाष्पन के द्वारा जैसे कि आपका जल जो होता है वो वाष्पित होकर उड़ जाता है। आसवन विधि, ठीक है, इस तरह के से विधियां हैं। तो पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता विधियों के नाम कई सारे, बीनना, चालना, छानना, वाष्पन, आसवन विधि। ठीक है, अगला है थर्मामीटर। क्या होता है? थर्मामीटर की सहायता से शरीर का तापमान मापा जाता है। क्या होता है? थर्मामीटर की सहायता से शरीर का तापमान मापा जाता है। एसआई मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? तो एसआई मूल राशियों की संख्या आपकी कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहाँ पर हुई? तो चुंबक की सर्वप्रथम खोज मैग्नीशिया में हुई थी, इसलिए इसका नाम मैग्नेट रखा गया। ठीक है, मैग्नेट, चुंबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। इसकी खोज जो थी मैग्नीशिया में हुई थी, इसी कारण। अगला प्रश्न है, मात्रक किसे कहते हैं? तो भौतिक राशि के मापन के लिए राशि के निश्चित परिमाण को मानक मापन लिया जाता है, इस मानक को ही मात्रक कहा जाता है। क्या कहा गया? किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए जिस राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, इस मानक को ही क्या कहते हैं? मात्रक कहा जाता है। अगला है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है? एबोनाइट की छड़ को फैलाने से या रगड़ने पर छड़ में प्राप्त होने वाला आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है। जो एबोनाइट की छड़ होती है उसको फैलाने से या उसको रगड़ने पर क्या होता है?
एबोनाइट की छड़ को फ्लालैन से रगड़ने पर, जो फ्लालैन होता है, सॉरी मैं फैलाने ध्यान नहीं दिया, एबोनाइट की छड़ जो होती है उसको फ्लालैन पर रगड़ने से क्या होता है, छड़ में जो प्राप्त आवेश होता है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, नैनो सेकेंड कितने सेकेंड के बराबर होता है? तो आपको पता है नैनो सेकेंड 10 की पावर -9 के बराबर होता है। ठीक है, ना से नैनो ना से 9 ऐसे याद रखिएगा, ना से नैनो और ना से 9। तो क्या होता है, नैनो सेकेंड किसके बराबर होता है? 10 की पावर -9 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान एवं वेग से गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न है, बल एवं विस्थापन क्या कहलाता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो बल और गुणे विस्थापन यानी बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य के बराबर होता है, या बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अगला प्रश्न है, कोई कण 1 सेकंड में जितने कोण में घूमता है उस घूर्णन गति को क्या कहते हैं? तो उस घूर्णन गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे भी कोई एक कण है वो क्या करता है, 1 सेकंड में जितने कोण में घूमता है उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे एक सूर्य होता है, सूर्य जो है उसमें पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों ओर क्या 365 दिनों में अपना चक्कर पूरा करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर लगाए गए बल चुंबकीय बल कहलाते हैं। क्या होता है? किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे कि लोहे की छड़ को चुंबक के द्वारा चुंबक जो होता है वो लोहे की छड़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं बताइए, या पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, या पदार्थ के भौतिक अवस्थाएं बताइए। इस तरीके से प्रश्न पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की कुल 3 अवस्था होती हैं। उत्तर है, वे पदार्थ कौन से हैं, प्रश्न है, वे पदार्थ कौन से हैं जो ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्थाओं में रहते हैं? तो वो गंधक और जल होता है। जल क्या होता है? ठोस में भी बदल जाता है, द्रव में भी बदल जाता है और गैस में भी बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? आप पानी को फ्रीज में रखेंगे या जल को फ्रीज में रखेंगे वो ठोस बन जाएगा, बाहर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? जल बन जाएगा, और यानी द्रव बन जाएगा, और जब आप उसको गर्म करेंगे, उबालेंगे, तो क्या होता है? वाष्प की तरह बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पदार्थ की वह अवस्था बताइए जिसमें अंतराणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। अंतराणविक अवकाश सबसे अधिक, तो पदार्थ में गैसीय अवस्था में अंतराणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पृथक्करण किसे कहते हैं? पृथक्करण मतलब अलग करना। किसी मिश्रण में विलीय तथा अविलीय पदार्थों को अलग करने की विधि को ही हम पृथक्करण कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है, कोई भी मिश्रण है, जैसे कि आपका मान लो आपका नींबू पानी शक्कर का आपका घोल है, तो आपने देखा होगा जब आप पानी में नमक शक्कर को घोलते हैं तो फिर उसके बाद वो आपको नमक शक्कर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अच्छी तरीके से घुल जाता है। यानी विलेय पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, और अविलेय पदार्थ जो किसी भी पदार्थ में अच्छी तरीके से नहीं घुलते, जैसे कि आपके चावल से कंकड़। ठीक है, चावल से कंकड़, या आप पानी का ही अगर एग्जांपल ले लें तो पानी में अगर बालू को घोलेंगे तो बालू जो है वो पानी में घुलती नहीं है। क्या होता है? बालू नीचे बैठ जाती। तो वे पदार्थ या वे मिश्रण जो क्या होते हैं, किसी मिश्रण में विलेय तथा अविलेय पदार्थों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? पृथक्करण कहलाती है। ठीक है, यानी घुले हुए पदार्थ को और ना घुले हुए पदार्थ को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? पृथक्करण विधि कहलाती है। विलायक किसे कहते हैं? कोई पदार्थ जब किसी द्रव में घुलता है तो उस पदार्थ को उस द्रव में विलेय तथा द्रव को विलायक कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ क्या होता है, जब किसी द्रव में यानी पानी में घुलता है तो उस पदार्थ को उस द्रव में विलेय तथा द्रव को विलायक कहते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की वह अवस्था बताइए जिनमें अंतराणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। ये तो अभी आप पढ़ चुके हैं, आपका गैसीय अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, यौगिक क्या होता है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात के मिलने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे कि आपका जल एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, इसमें उदाहरण नहीं दिया है लेकिन आप उदाहरण डालिएगा। जैसे कि जल, आप क्या डालेंगे? जल यानी H2O। ठीक है, ये क्या है? ये जल जो हमारा है यानी H2O जो हमारा है, ये एक प्रकार का यौगिक है। तो यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात के मिलने से यौगिक बनता है। देखो 2 या 2 से अधिक तत्व, तो यहाँ पर कितने तत्व हैं?
तीन तत्व हैं, ठीक है। कितने तत्व हैं? तीन, यानी हाइड्रोजन का एक दो तत्व हैं और ऑक्सीजन का एक तत्व है, ठीक है। हाइड्रोजन के दो तत्व हैं, ऑक्सीजन का एक। देखिए, दो हाइड्रोजन है इसमें और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। एक यहाँ पर होता है लेकिन हम एक लिखते नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के दो तत्व हैं, ऑक्सीजन का एक तत्व है। तो यही इसीलिए कहा गया है कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। उदाहरण जैसे कि जल। पृथक्करण की कोई दो विधियां बताइए। तो पृथक्करण की भाप आसवन विधि होती है और प्रभाजी आसवन विधि होती है। वैसे कई सारी होती है लेकिन दो पूछा है, तो भाप आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि। अगला है मिश्रण किसे कहते हैं। अभी आपने पढ़ा यौगिक किसे कहते हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं मिश्रण किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक अथवा तत्व दोनों अनिश्चित अनुपात में सम्मिलित रहते हैं उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। किसे? वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक अथवा तत्व दोनों अनिश्चित अनुपात में सम्मिलित होते हैं उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो चीनी के शरबत में अगर आपके लकड़ी के लकड़ी का कोयला होता है, अगर वो घोल देते हैं तो वो पूरी तरीके से घुला नहीं होता है, तो उसे हम छान कर भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? छान कर पृथक करके करेंगे, ठीक है। छान कर उसे अलग कर सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो उसे किस तरह पृथक करेंगे? छान कर पृथक करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके कण बिल्कुल घुले नहीं होते हैं, तो उन्हें हम छान कर अलग कर सकते हैं। द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण या जितनी मात्रा होती है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। और द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्मॉल m से। तो क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण या जितनी मात्रा होती है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है मीटरी पद्धति किसे कहते हैं। तो मीटरी पद्धति वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे हम मीटरी पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के नाम बताइए। तो आपकी भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, ताप, ये सब आपकी क्या है? भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। समय का मानक मात्रक क्या है? आपको पता है समय का मानक मात्रक कल भी मैंने प्रश्न में बताया था। समय का मानक मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। आयतन का मानक मात्रक क्या होता है? आयतन का मानक मात्रक घन मीटर होता है, जिसे हम घन मीटर यानी m⁻³ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है समय की अवधि का मानक किस प्रकार किया जाता है। तो समय की अवधि का मानक हम सेकंड के द्वारा, यानी समय की अलग अलग अवधि जो होती है उनका मापन हम किसके द्वारा करते हैं? सेकंड के द्वारा करते हैं। सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, दिन होता है, महीना होता है, वर्ष होता है, ठीक है। सेकंड, घंटा, मिनट, दिन, महीना, वर्ष, ठीक है। अगला है क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या है। तो क्षेत्रफल का मानक मात्रक वर्ग मीटर होता है। याद रखिएगा, अगर आयतन का पूछता है तो घन मीटर होगा और क्षेत्रफल का पूछता है तो वर्ग मीटर होगा। यानी आयतन में m⁻³ और वर्ग में m⁻²। 2 का मतलब होता है वर्ग और 3 का मतलब होता है क्या होता है? घन, ठीक है। तो अगर आयतन पूछता है, आयतन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है और घन में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है अपनी वीडियो में। आयतन और ये सब बहुत एक एक जो आपके प्रश्न आ रहे सभी मैंने पढ़ाए हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप मेरी क्लास ही देख लेंगे, जो मैं इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आती हूँ, उसको भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, एकदम रट्टा मार लिया है, तो आपको किसी भी बुक की उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब मैंने पढ़ाया है, एक एक पॉइंट पढ़ाया है। अगला है स्वपोषी किन्हें कहते हैं। तो स्वपोषी किन्हें कहते हैं? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। अगर यहीं पर आता परपोषी, देखिए आया भी है, परपोषी किसे कहते हैं? तो जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि वो किस पर निर्भर होते हैं? वो दूसरे पेड़ पौधों पर और जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, ठीक है। इन्हें हम परपोषी कहते हैं। यानी वे जीव जंतु जो स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं, जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पर और अगले जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी और परपोषी में अगर अंतर भी आएगा तो भी आप लिख लेंगे और अलग अलग आएगा तो भी लिख लेंगे। यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, वो पर स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं। यानी दूसरे पेड़, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर
पेड़ पौधों पर और जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं फिर से किताब में क्या दिया है। स्वपोषी किन्हें कहते हैं? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। परपोषी किन्हें कहते हैं? जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे अपने भोजन हेतु पेड़ पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें परपोषी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्वपोषी और परपोषी क्या होता है। अगला प्रश्न है आपका, श्वसन का क्या अर्थ है? तो श्वसन का मतलब ही होता है सांस लेना। तो जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। क्या होता है? जीवधारी सांस के द्वारा वायु को क्या करते हैं? वायु से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन हम लेते हैं और क्या करते हैं? हम अपने अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड वायु में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख श्वसन अंगों का नाम बताइए। तो श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? फेफड़े होते हैं, गलफड़े होते हैं। ठीक है। बहुत से जीवधारी जो होते हैं त्वचा के द्वारा भी श्वसन करते हैं। ठीक है। अगला है, जैसे फेफड़े, हम मनुष्य जो होता है वो फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, और जो जलीय जानवर होते हैं वो गलफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, जैसे मछली आपकी है। ठीक है। और हमारा मेढक जो होता है वो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। अनुकूलन किसे कहते हैं? प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उनके परिवेश के अनुकूल बन जाती हैं, इसे अनुकूल कहते हैं। यानी जितने भी जीवधारी होती हैं उनकी आदतें या उनकी जो शारीरिक यानी उनके शरीर की जो बनावट होती है उनके परिवेश के अनुकूल यानी उनके वातावरण के अनुकूल बन जाती है, इसे हम अनुकूलन कहते हैं। जलीय पौधे एवं जलीय जंतु किन्हें कहते हैं? जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहलाते हैं। देखिए कितने अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। क्या आप इनका आंसर नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल दे लेंगे। तो जलीय पौधे एवं जलीय जंतु के मतलब ये मैंने कहा, अगर आप ये नहीं भी पढ़े होते तो भी आप इनका आंसर दे देते कि जलीय पौधे या जलीय जंतु क्या होते हैं, इतना तो आपको पता ही है। तो जल में रहने वाले पौधे जलीय पौधे कहलाते हैं, या जल में रहने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं। ठीक है। देशांतरण से आप क्या समझते हैं या देशांतरण से क्या अभिप्राय है? तो पक्षी भोजन की खोज में उड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी किसी खास मौसम में एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं, इसे पक्षियों का देशांतरण कहते हैं। यानी पक्षी भोजन की खोज में उड़ते रहते हैं और एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते उड़ते उड़ते, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पक्षियों का देशांतरण कहते हैं। अगला है, अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आपको पता है बीजों के अंकुरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? वायु की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है और उचित तापमान की आवश्यकता होती है। 3 चीजों की मुख्य आवश्यकता होती है, वायु, पानी और उचित तापमान। अगला प्रश्न है आपका, खिड़कियों के किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है? मैंने कल भी आपको बताया खिड़कियों में साधारण और मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? साधारण और मृदु कांच का। अगला है, पुष्प के प्रमुख 4 भागों के नाम लिखिए। ये भी आपने कल पढ़ा था। पुष्प यानी फूल के 4 भाग कौन से? बाह्य दल पुंज, पुंबंग, जायांग। और मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अगला है, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। ये भी कल आपने पढ़ा। गति का द्वितीय नियम क्या होता है? किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F यानी फोर्स उस वस्तु के द्रव्यमान m और उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसका सूत्र होता है F बराबर m × a। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसके बराबर होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है वो किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। ठीक है। त्वरण के बराबर होता है, द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। ठीक है। किसके? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब याद हो गया आपको? देखिए आपको फॉर्मूले से ही याद हो गया क्या होता है? F बराबर यानी फोर्स बराबर यानी बल बराबर होता है m × a यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो फोर्स यानी हमारा बल जो होता है वो किसके बराबर होता है? ऐसे याद कर लीजिएगा, ऐसे ही आप लिख लीजिएगा। इसको आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, F बराबर m × a। और आप कैसे लिखेंगे? अब इसको याद करने के बाद आप देखिए ऐसे ही उत्तर लिख लेंगे। द्रव्यमान हमारा बल जो यानी फोर्स हमारा जो होता है वो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो कैसी लगी मेरी ट्रिक? कितना अच्छे से आपको मैंने बताया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। फोर्स यानी बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अगर आपसे पूछता है कि गति के द्वितीय नियम की परिभाषा बताइए, तो द्वितीय नियम की परिभाषा हम इस फॉर्मूले से पढ़ते हैं। कैसे?
बल जो है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? बल हमारा किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। कल मैंने आपको बताया था वे पदार्थ जिनके आर पार देख सकते हैं और उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं, और इनका जो या गुण जो होता है वो पारदर्शिता कहलाता है। जैसे आप पानी के आर पार देख सकते हो, कांच के आर पार देख सकते हो। ठीक है, अब वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि, और यह जो इनका गुण होता है वो अपारदर्शिता कहलाता है। जैसे वायु, क्या आप वायु के आर पार देख सकते हो? नहीं। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धुंधला दिखाई देता है, इन्हें पारभासी कहा जाता है। जैसे कि तेल लगा कागज, आपने तेल लगा कागज देखा होगा तो उसमें से अगर आप झांकिए तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, और जैसे बटर पेपर होता है, ये पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन से भी आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो पारदर्शी, अपारदर्शी और क्या होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है? वे पदार्थ जिनके हम आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके हम आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे हमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है वो क्या कहलाते हैं? पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। सभी के उदाहरण, पारदर्शी का उदाहरण पानी और कांच, अपारदर्शी का उदाहरण वायु और पारभासी का उदाहरण तेल लगा कागज, बटर पेपर या पॉलीथीन। अगला प्रश्न है, परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटे भाग हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटे भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रह तो सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की 5 विधियां और प्रकारों के नाम बताइए। तो अलैंगिक जनन कौन से होते हैं? विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा और कायिक प्रवर्धन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर्षण बल क्या होता है? तो घर्षण बल किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। तो पेड़ पौधों में जो अलैंगिक प्रजनन विधियां होती हैं वो रोपण के द्वारा, कलम लगाना, दाब के द्वारा और कलम के द्वारा होता है। ठीक है, अगला है, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना पत्तियों का मुख्य कार्य होता है। दूसरा है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया। वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे क्या होते हैं? गैस में बदल जाते हैं। जैसे आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे आपने बर्फ़ लिया और बर्फ़ को गर्म किया तो वो क्या होते हैं? वो पहले क्या करते हैं, जो पदार्थ यानी कि आपने बर्फ़ को लिया, बर्फ़ आपका कैसा हुआ? ठोस। ठोस क्या करता है? जब गर्म होता है तो द्रव में यानी पानी में बदल जाता है। फिर आप उसको उबालते रहते हैं तो वो गैस बनकर उड़ जाता है। पानी आपका गैस बनकर वाष्पित होकर उड़ने लगता है। ठीक है, लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? जो हमारे पदार्थ होते हैं वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं, यानी ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया कपूर हो गया। ठीक है, जैसे आपका कपूर है जो वो आपका क्या है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो किताब की भाषा में क्या लिखा है? वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं तथा यह क्रिया ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कपूर जो है एक प्रकार का क्या है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? तो घूमते हुए लट्टू में आपके क्या होती है? घूर्णन गति होती है, यानी जो क्या होते हैं वे जो क्या होते हैं वे गति जो अपनी अक्ष के परितः ही घूमती रहती है। जैसे आपने लट्टू को यहाँ पर फेंका तो वो उसी जगह पर घूमती रहती है, उसी जगह पर घूमती रहती है, तो इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। यानी वे वस्तुएं जो अपनी अक्ष के परितः घूमती रहती हैं उन्हें हम घूर्णन गति कहते हैं, और जो अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। और जो अपनी अक्ष के परितः घूमती है उन्हें हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, जैसे लट्टू का घूमना। अगला है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? आपको पता है हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ज्ञानेंद्रियां क्यों कहते हैं? क्योंकि आँख से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ से हम चखते हैं और कान से हम सुनते हैं और त्वचा से हम महसूस करते हैं।
तो यही हैं जो हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। हमारे साथ बोलिए एक बार, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अगला प्रश्न है, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती एक एक विशेषताएं बताइए। तो जलीय पौधे के तनों के अंदर असंख्य खाली स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोश कहते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे आपका जलकुंभी है। तालाब में कमल अथवा कुमुदनी के पौधे के विभिन्न भागों को ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि इनकी पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती। क्यों? क्योंकि इससे पत्तियां गीली नहीं होती, चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कीट बच्ची पौधे की विशेषता व नाम लिखिए। तो आपको पता है कीट बच्ची पौधे किन्हें कहते हैं। कीट बच्ची पौधे वे जो कीटों को अपना भोजन बनाते हैं, जो कीटों को नष्ट करके हैं, जो कीटों को खाते हैं, उन्हें हम कीट बच्ची पौधे कहते हैं। जैसे कीट बच्ची पौधे की विशेषता क्या है, कल भी मैंने आपको बताया था कि कीट बच्ची पौधे दलदली भूमि में उगते हैं। इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये क्या करते हैं, इनमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। जब नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है तो इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, ये प्रोटीन को नहीं बना पाते हैं। और जब ये प्रोटीन को नहीं बना पाते हैं तो इनके अंदर प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, कीटों का पाचन करते हैं, यानी कीटों को खाते हैं। कीटों को खाते हैं और कीटों को खाने से इनका क्या होता है, इनके अंदर नाइट्रोजन पूरा होता है और नाइट्रोजन की वजह से ये प्रोटीन का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जो कीट बच्ची पौधे होते हैं कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। ठीक है, जैसे आपके कीट बच्ची पौधे कौन से हैं, घड़पर्णी है, ड्रोसेरा है। अगला है, वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण दीजिए। तो लट्टू का फिरना या घूमना घूर्णन गति कहलाता है और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है। तो लट्टू का फिरना घूर्णन गति कहलाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना क्या कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है। मैंने आपको कितनी बार बताया, अगर परिभाषा आती है तो आप वृत्तीय गति में क्या लिखेंगे, वे वस्तु जो अपने अक्ष के परितः घूमती, अपने अक्ष के चारों ओर घूमती रहती है, उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। और वे वस्तु जो अपने अक्ष के परितः घूमती रहती है उन्हें हम घूर्णन गति कहते हैं। अगला है, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरसों के पुष्प के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, फूल है, फल है, तना है, पत्ती है। इसमें प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़ दोनों होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम मानव शरीर के कितने डिग्री सेल्सियस में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। तो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक, सेंटीग्रेड तक, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ताप को माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। अभी मैंने आपको बताया कि अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी होती है, विखंडन, मुगलन खंडन, बीजाणु द्वारा और कायिक प्रवर्धन के द्वारा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और आज मैंने विज्ञान की फर्स्ट आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वहीं से मैंने आपकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। ये आपका प्रैक्टिस सेट सेकेंड है। अब मैं इसके बाद इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आऊँगी। जितने भी संभावित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, एक भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न नहीं छूटेंगे। हर एक बहुविकल्पी प्रश्न को मैं कवर कराऊंगी ताकि आप पेपर में 25 में 25 नंबर ला सके। लेकिन आपको सारे जितनी भी क्लास हैं और जितना मैंने ये पढ़ाया इतना ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि मेरे जो वीडियो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। हर सब्जेक्ट में मेरी 2-2, 3-3 वीडियो हैं। अगर आप 2-3 वीडियो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखने में मत लगिए, आपके पास टाइम बहुत कम है। जितने अच्छे से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं करिए, जितना आप पढ़े हैं उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं, मैंने अपने चैनल पे बहुत कम वीडियो प्रोवाइड की और जो भी की है इंपॉर्टेंट है वीडियो, आप उन सभी को देखिए और बार बार उनका रिवाइज करिए। कोई आपको 90+ नंबर लाने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और खूब सारा आप शेयर किया करिए, खूब सारे सब्सक्राइब किया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।